खबर पंचकुला से है, जहां पर सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि जयंती पर सम्मान समारोह में शिरकत की। आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में रिजर्वेशन देने जाने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार साथ में मौजूद रहे। तो हाल ही में हरियाणा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने नायब सैनी, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, नायब सैनी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। माना जा रहा है कि ये मुलाकात संत कबीर कुटिया सीएम हाउस में हुई और इन दोनों के बीच में सामान्य बातचीत भी हुई। तो खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने अपना पदभार संभाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे जो काम सौंपा गया है उसे पूरे दिल से करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी और तीसरी बार हरियाणा में प्रदेश जो सरकार है वो भी बनाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुबारक हो आपको, हरियाणा बीजेपी की कमान मिली है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले एक कहा जा रहा है कि कांटों भरा ताज जो आपके सर पे रखा गया है, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय जेपी नड्डा जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय हमारे ठाकुर राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और जो पार्टी ने, जो संगठन ने विश्वास किया है, उस विश्वास के ऊपर सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के हम उसके ऊपर 100% खरा उतरेंगे। और जो सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे प्रदेश सरकार की हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम हमारा संगठन का कार्यकर्ता करेगा। और आने वाले 2024 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका हरियाणा प्रदेश अदा करेगा। और उसके बाद जो मनोहर लाल जी ने काम किए हैं, जो योजनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर चलाई हैं, जिसका डायरेक्ट लाभ दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक मिल रहा है, उन योजनाओं को भी घर घर तक पहुंचा करके हरियाणा में भी तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष झूठ बोलता है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करता है और उस झूठ का हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है कि उस झूठ को रोकने का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बखूबी करेगा, ताकि इस प्रकार का दुष्प्रचार न करे जिस प्रकार का कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर चुनाव के अंतिम चरण में इनके युवराज ने, राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर के ये बात बोल दी कि आप हमें वोट दीजिए, जब हम शपथ लेंगे उसके 10 दिन के बाद हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। परंतु वो कर्जा आज तक माफ नहीं हुआ। उसका दुष्परिणाम ये निकला कि 4,500 किसानों ने राजस्थान के अंदर आत्महत्याएं कर ली, 19,500 किसानों की जमीन कुड़क कर दी गई। ये दुष्परिणाम उसका निकला। और दूसरी एवज के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान तक सुविधा पहुंचाने का काम किया। इस झूठ को रोकने का काम वो हमारा कार्यकर्ता करेगा, मजबूती से करेगा और आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के अंदर डबल इंजन की सरकार फिर तीसरी बार बनाने का काम करेगा। अच्छा सर, एक बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, विपक्ष भी अक्सर उसको उठाता है कि जिस तरीके से पोर्टल के द्वारा काम हो रहे हैं, आम आदमी तक जो है सरकार की सीधी पहुंच नहीं है। हालांकि पोर्टल्स के जरिए काम हो रहे हैं, लोग काफी परेशान है, परिवार पहचान पत्र में काफी कमी आई, प्रॉपर्टी आईडी में काफी कमी आई, जिसको लेकर विपक्ष भी एक बड़ा हंगामा कर रहा है। और कहीं ना कहीं आज भी जो ऐसी जो बड़ी समस्याएं जो एक आम आदमी तक सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, वो सामने एक चुनौती की तरह मानते हैं कि देखिए, हम जन संवाद के कार्यक्रमों के माध्यम से स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे प्रदेश के मंत्री भी
और हमारे प्रदेश के सांसद भी, हमारे प्रदेश के विधायक भी जन संवाद के कार्यक्रमों के माध्यम से गांवों के अंदर जा रहे हैं। गांव की जो छोटी छोटी समस्या उनका मौके पर निदान कर रहे हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है, लोगों में संतुष्टि है। चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनके इलाज के लिए डायरेक्ट लाभ दिया जा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान दिया जा रहा है, चाहे कोरोना के कालखंड के अंदर 80 करोड़ परिवारों तक राशन पहुंचाने की बात थी, चाहे जनधन खाते। दिक्कतें नहीं है सर, पीपी में जो कमियां सामने आई, पेंशन्स कटी या फिर प्रॉपर्टी आईडी में आज भी कमियां हैं, लोग जो है सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, समस्याएं ठीक नहीं हो रही है। एक क्या आप मानते हैं ये बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, देखिए उसके अंदर, क्योंकि मैंने कहा है कि जन संवाद के कार्यक्रमों के माध्यम से जो इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, किसी का नाम के अंदर स्पेलिंग गलत हो गया, किसी ने स्वयं स्थापित इनकम भरी थी, उसकी इनकम ज्यादा भरी गई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है कि जो लाभपात्र व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए वो मिलना चाहिए। सरकार गांव के अंदर जाकर के ऐसे व्यक्तियों की समस्याओं को देख करके उसका समाधान कर रही है, समस्याओं से भाग नहीं रही। कांग्रेस के समय के अंदर तो लोग चक्कर काटते रहते थे, घूमते रहते थे, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता था। आज उनकी समस्याओं को लेकर के उसका समाधान मौके पर भी किया जा रहा है। अगर बाद में करने की है, उसका बाद में उसको बताया भी जा रहा है कि आपकी इस समस्या का समाधान होगा या उसके अंदर कोई दिक्कत है, उसके बारे में भी उसको बताने का काम किया जा रहा है। सर, एक सवाल ये भी है कि हरियाणा में वर्तमान में बीजेपी सरकार जो है जेजेपी साथ गठबंधन में है, गाए बगाए कई बार जो है आवाज उठती है पार्टी से कि गठबंधन नहीं होना चाहिए। आपके वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, या फिर हम अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव की बात करें तो एक बार गठबंधन टूट भी गया था, हालांकि बाद में वो दोबारा करना पड़ा। तो ओवरऑल इस नजरिए से क्या मानते हैं, कार्यकर्ताओं की आप क्या राय है और गठबंधन को लेकर क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? क्या आप इसका समर्थन करते हैं या फिर गठबंधन की जरूरत है हरियाणा में? जो ये निर्णय लेता है ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है, और जो भी वो निर्णय लेता है उसको पार्टी स्वीकार करती है, उसको हम स्वीकार करेंगे जो भी निर्णय होगा। परंतु हमारे सामने 2024 के अंदर चाहे हम गठबंधन में रहें चाहे अलग रहें, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेजेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का सम्मान करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब से एनडीए बनाया, लगातार एनडीए के सहयोगी दलों को सम्मान देने का काम करती है। उनके साथ कभी भी कांग्रेस की तरह वो चीटिंग नहीं करती कि आज कुछ है और कल उसका कुछ और हो गया। अभी घमंडिया गठबंधन के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, उनके भांडे वो उथल पुथल हो लिए हैं। कुछ उसके अंदर से व्यक्ति मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे से ये बात नहीं की, इधर उधर बाजने का काम कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। वो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। इन्होंने जो गठबंधन किया था वो भ्रष्टाचार के लिए किया था। नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए काम करते हैं, ये लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने के लिए काम करते हैं। इनके विचार में और भारतीय जनता पार्टी के विचार में यही अंतर है कि भ्रष्टाचार को रोक करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार लोगों तक दूर दराज बैठे हुए उनको चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का अधिकार दे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बना करके देने का बात है, चाहे जनधन खाता खोल करके उसके अंदर उनको सम्मान देने की बात है, चाहे और भी योजनाएं हैं, हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। कार्यकर्ता हमारे मजबूती से उसके अंदर लगेंगे और इन सब योजनाओं को घर घर तक पहुंचा करके लोगों को फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके हम बड़ी भूमिका अदा करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। हरियाणा के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार 2024 के अंदर हम बनाने का काम करेंगे। सर, एक सवाल ये कि हरियाणा में 2014 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष जाट समुदाय से रहा है, लेकिन इस बार जो है वो उसको भी हटाकर जो है ओबीसी समुदाय से बना दिया गया। क्या एक बड़े वर्ग को बीजेपी साइडलाइन करके आगे नहीं बढ़ रही है? क्या इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ सकता? 2019 के चुनाव में आपके जो बड़े समुदाय के जाट समुदाय के लीडर थे उनको जो है बड़े मार्जिन से पटखनी मिली थी। तो इस तरह का सियासी जो एक गणित साधा जा रहा है, क्या वो जो 31% ओबीसी है उसको लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपने कहा है, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है। आदरणीय धनखड़ जी ने जबरदस्त काम संगठन को मजबूती के अंदर किया है और उनके ही
अनुसरण को हम ग्रहण करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे, उनका सहयोग भी लेंगे, संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा है हटाने का, हमारी पार्टी के अंदर किसी को हटाया नहीं जाता। ये कांग्रेस पार्टी है जिसके अंदर ये प्रथा नहीं। देखिए, आदरणीय धनखड़ जी की आवश्यकता केंद्र में थी। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। देश के अंदर उनकी तो वहीं हरियाणा में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सैनी ने कहा कि मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ समेत सीएम मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं। वहीं आगामी चुनाव गठबंधन या फिर अकेले लड़ने के सवाल पर सैनी ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला शीर्ष नेतृत्व का है। वहीं पूर्व अध्यक्ष ओपी के कार्यकाल को लेकर सैनी ने कहा कि ओपी धनखड़ ने बेहतरीन काम संगठन से के लिए भी किया है और धनखड़ जी से आशीर्वाद लेकर आगे संगठन को बढ़ाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, थोड़ा नीचे कर ले, इस जिम्मेवारी के ऊपर मैं खरा उतरूं। तो वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सैनी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने पार्टी का धन्यवाद दिया और कहा कि संगठन को मजबूती देना मेरा प्राथमिक कार्य है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। हमारे सामने एक चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का काम कर रही और हमें जनता को इस झूठ से बचाना है। राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि वे अपनी मोहब्बत की दुकान में छुरा लिए घूमते हैं जिसको वह जनता की पीठ में मारने का काम करते हैं। राजस्थान चुनाव पर बोलते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत रही है, वहां की जनता प्रदेश और साथ ही कांग्रेस के झूठे वादों को पहचान चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के ईडी वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसी भी संवैधानिक एजेंसी का कभी भी सामना जो है वो सम्मान भी नहीं किया है। कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन सब का आशीर्वाद लेकर के जो हमारे समानांतर हमारी आयु के बराबर हैं, उनका सहयोग लेकर के जो हमारे से आयु में छोटे हैं, उन सब को साथ लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य हम सबको दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के पार्टी को मजबूती से जो आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जिन्होंने पार्टी को एक नई दिशा देने का काम किया, उनका आशीर्वाद लेते हुए पार्टी को उस दिशा के अंदर आगे बढ़ाने का काम तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पंचकुला में वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने जनता को भी संबोधित किया, प्रदेशवासियों को जयंती की बधाई भी दी है। आपको बता दें कि वाल्मीकि को भगवान का जो है, साथ ही आपको बता दें कि पंचकुला में वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रामायण लिखकर राम को भगवान की मान्यता दिलाई, 70 साल से केवल नारे देने का काम किया, गरीबी हटाने पर कभी काम नहीं हुआ।
बीपीएल की लिमिट को भी बढ़ाने के लिए बात कही गई है। आपको बता दें कि पंचकुला में वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर रोजगार के लिए परिवार उत्थान योजना चलाई गई। आपको बता दें कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। गरीबी हटाने पर कभी काम नहीं हुआ। बीपीएल की लिमिट को हमारी सरकार बढ़ाएगी। पंचकुला में वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीपीएल की लिमिट को हमारी सरकार बढ़ाएगी। सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना होगा। गरीबी हटाने पर कभी भी काम नहीं हुआ। रोजगार के लिए परिवार उत्थान योजना चलाई गई। गरीबी हटाने पर कभी काम नहीं हुआ। आपको बता दें कि रोजगार के लिए परिवार उत्थान योजना चलाई गई। आज वाल्मीकि जयंती पर कई कार्यक्रम भी आयोजित हो रहे हैं, जहां पर पंचकुला में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीपीएल की लिमिट को बढ़ाने के लिए भी कहा गया। साथ ही सभी वर्गों को साथ लेकर गरीबी हटाने पर कभी भी काम नहीं हुआ। रोजगार के लिए परिवार उत्थान योजना चलाई गई। वाल्मीकि जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की बात भी कही गई। सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। गरीबी हटाने पर कभी काम नहीं हुआ। रोजगार के लिए परिवार उत्थान योजना चलाई गई है। तो वहीं पृथला से विधायक नयनपाल रावत ने गांव अटेड़ा से मोहन आरटीआई तक जाने वाली कॉर्पोरेट सड़क का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि इस सड़क का निर्माण कार्य करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जो करीब 3.5 किलोमीटर लंबी है। सड़क को बन जाने से ग्रामीणों को काफी फायदा होगा और साथ ही आरटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को भी फायदा होगा। वहीं इस मौके पर विधायक का गांव अटेड़ा पहुंचने पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं के साथ में जोरदार स्वागत भी किया। देखिए, लगभग 3-3.25 किलोमीटर लंबी सड़क का कच्चा रास्ता है और इस पर हमारे जो अटेरना गांव की बस्ती है इसके और मोहना गांव के काफी सारे खेत आते हैं। किसान इस पे जो न खेती करते हैं और ये कदीमी कच्चा रास्ता पड़ा हुआ था। 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से अब हमने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा इसको पक्का करने का निर्णय लिया, जिसका आज विधिवत उद्घाटन बस्ती वालों के साथ हमने किया है। और एक बहुत बड़ा फायदा और कई किलोमीटर का जो रास्ता जो लंबा नहीं जाना पड़ेगा उनको, और बहुत बड़ा फायदा इन किसानों को और गांवों को मिलने वाला है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 65 वासियों को दीपावली का बड़ा तोहफा दिया। आपको बता दें कि सेक्टर 65 की टूटी सड़कों का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नवीनीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसकी कुल लागत करीब 5 करोड़ 50 लाख रुपए आएगी। वहीं सेक्टर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का सभी लोगों ने जोरदार स्वागत भी किया। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सेक्टरों की सभी छोटी बड़ी सड़कों को फिर से दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। सेक्टर में कोई भी सड़क टूटी नहीं रहेगी। सेक्टर 65 की छोटी बड़ी जितने भी प्लॉट है सभी सड़कों का इकट्ठा उतार दिया। आने वाले समय में 64 हम सभी को आने वाले 6 महीने सब लोगों को तैयार से तैयार करके सबको बनाना। पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ है, आज प्रदेश अध्यक्ष चेंज हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? नायब सिंह सैनी को बनाया। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और पार्टी माँ होती है और पार्टी में ये जानकारी नहीं कौन प्रधान बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन प्रदेश सदस्य बन जाए, कौन प्रधानमंत्री बन जाए। और भारतीय जनता पार्टी है और धनखड़ जी के साथ मैंने काम किया है। खुद कहते हैं पार्टी सब कुछ है, पार्टी सबकी बात है और पार्टी बनाते हैं पार्टी। तो
तो वहीं गुरुग्राम में ड्यूटी में कोताही बरतने वाले 14 पुलिस अधिकारियों को पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा की गई इस कार्रवाई से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। दरअसल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि केस दर्ज होने के बाद भी जांच अधिकारी उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं और कई केस तो 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं जिन पर जांच अधिकारी ने ना तो कोई कार्रवाई की और ना ही शिकायतकर्ता को संतुष्ट कर पाए। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर में ऐसे 372 जांच अधिकारियों की सूची तैयार करवाई जो अपने ड्यूटी को में जो है कोताही बरतते हैं और लिस्ट तैयार होने के बाद में गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को इन सभी जांच अधिकारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए। वहीं आदेशों के पालन करते हुए गुरुग्राम के 60 जांच अधिकारियों में से 14 को सस्पेंड कर दिया गया जबकि बाकी की जांच लगातार जारी है और जांच के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे माननीय गृह मंत्री द्वारा जो आदेश पारित करे गए हैं उसमें गुरुग्राम पुलिस के अंदर गुरुग्राम के लगभग 14 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करा गया है और उनके खिलाफ जो है जांच जारी है और उनके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं अंबाला के शहजादपुर थाना से एक मामला सामने आया जहां पर महिला एएसआई और एक महिला हेड कांस्टेबल ने जमीनी विवाद में समझौता कराने के नाम पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगी। इस दौरान एसीबी की टीम ने इन दोनों को रिश्वत के पैसों सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इन्हें मेडिकल जांच के लिए हॉस्पिटल लेकर गई तो मीडिया की देखरेख में ये रिश्वतखोर महिला दौड़ती हुई नजर आई। फिलहाल आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एक प्लाट के संबंध में शहजादपुर थाने में एक दरखास्त आई थी विशाल की, तो उसका उनका फैसला कराया था। उस संबंध में ये उन्होंने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 की टीम ने एक युवक को गुरुग्राम कोर्ट के पास से नकली नोटों के साथ में गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सलीम उर्फ खटका के रूप में हुई है। आरोपी मेवात के नगीना का रहने वाला है। क्राइम यूनिट ने आरोपी के कब्जे से सफेद रंग के बैग में रखे हुए 500 के 1,87,500 रुपए के नकली नोट कब्जे में लिए हैं। आपको बता दें कि एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि मेवात जिले के नू इलाके में नकली नोट छापने की फैक्ट्री लगी हुई है। इस फैक्ट्री के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने के लिए तैयारी की जा रही। तलाशी के दौरान क्राइम यूनिट को सलीम के पास से सफेद रंग के बैग से 1,87,500 के नकली नोट बरामद हुए हैं। ये गुड़गांव पुलिस द्वारा एक सिंडिकेट को ब्रेक करा गया है जो कि खासकर फेक इंडियन करेंसी को मार्केट में सर्कुलेट कर रहा था और उसके दौरान हमने एक व्यक्ति विशेष जो इसमें आरोपी है सलीम उर्फ मटका, ये गांव मुल्तान नू मेवात का रहने वाला है, 24 साल इसकी उम्र है। इससे हमने 1,87,500 रुपए 500 की डिनोमिनेशन जो उसकी करेंसी की है, इंडियन करेंसी की, उससे इसको बरामद करा गया है और इसके बारे में अब हम गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। इसके पुलिस रिमांड सीख करा जाएगा और फिर गहनता से पूछताछ करके ये देखा जाएगा किस माध्यम से ये करेंसी को सर्कुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से ये करेंसी को छाप रहे हैं, तो संबंध में सारी जानकारी हासिल करी जाएगी और आपको बताएंगे।